शालोम, मेरा नाम अजय है। क्या आपको मेरा पहला कार्यक्रम याद है? आज हम आपातकालीन स्थितियों से निपटने के बारे में बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र इन स्थितियों को दो भागों में बांटता है: प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप या बाढ़, और आपातकालीन परिस्थितियां जैसे युद्ध या आतंकवाद। दोनों ही मामलों में, खासकर उस क्षेत्र में जहां तुम काम कर रहे हो, जीवन के खतरे को कम किया जा सकता है। मैं तुम्हें स्पष्ट दिशानिर्देशों और इस क्षेत्र के पेशेवरों व नीति निर्माताओं की सिफारिशों के आधार पर समझाऊंगा कि इसे कैसे किया जाए। भारत के असम क्षेत्र की तरह इजराइल में भी बाढ़ आई और लोग मारे गए। जोखिम वाले क्षेत्रों में व्यवहार के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम है। किसी भी स्थिति में बहते पानी की धाराओं को पैदल या वाहन से पार नहीं करना चाहिए। फ्लैश बाढ़, अचानक आए बाढ़ बहुत तेजी से आ सकती है। यदि तुम्हें पानी के प्रवाह की आवाज सुनाई दे तो तुरंत ऊंचाई वाली जगह पर चले जाओ। चेतावनी संकेतों को पहचानो और पहले से ही एक निकासी योजना तैयार रखो। आने वाले वर्षों में इजराइल में एक बड़ी भूकंप आने का वास्तविक खतरा है। इसका कारण इजराइल का भौगोलिक स्थान है, जो सीधे सीरियाई अफ्रीकी दरार फॉल्ट लाइन पर स्थित है। इस खतरे से निपटना संभव है और हम पहले से इसकी तैयारी कर रहे हैं। पूरे देश में फैली आपातकालीन टीमें प्रशिक्षित हैं और भूकंप की स्थिति में प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार है। उनके पास आवश्यक उपकरण, ज्ञान, अभ्यास और अन्य देशों से प्राप्त अनुभव है। भूकंप अचानक आता है। तुम्हें अपने पैरों के नीचे जमीन हिलती हुई महसूस होगी। पेड़ बिना हवा के हिलने लगते हैं, जमीन से अजीब आवाजें आने लगती हैं। शायद छोटे सामान कांपने या गिरने लगे। इजराइल में यदि तुम्हारे क्षेत्र में भूकंप आता है तो एक आवाजी चेतावनी सायरन भी दी जाती है। ये चेतावनी इस तरह सुनाई देती है: रईदात अदमा, रईदात अदमा। भूकंप की स्थिति में शुरुआत करें। इमारत के बाहर खुले क्षेत्र में जाएं और उन वस्तुओं से बचें जो आप पर गिर सकती हैं। दोबारा, यदि आप इमारत से बाहर नहीं निकल सकते तो सीढ़ियों पर जाएं और नीचे जाएं। लिफ्ट का उपयोग करना निषिद्ध है। तीसरा, यदि सोते समय ऐसा होता है तो फर्श पर लेट जाएं, किसी मजबूत मेज या बिस्तर के नीचे चले जाएं और अपने हाथों से अपने सिर और गर्दन को ढक लें। अपने कार्यस्थल प्रबंधक को अपने स्थान और परिस्थिति के बारे में हर संभव तरीके से सूचित करने का प्रयास करें। अपने कार्यस्थल प्रबंधक को अपने स्थान और परिस्थिति के बारे में हर संभव तरीके से सूचित करने का प्रयास करें। माय न्यू सीन। अगर आप इजराइल में कई वर्षों से काम कर रहे हैं तो मैं जानता हूं कि आपने पिछले कुछ महीनों में एक बहुत ही कठिन और तनावपूर्ण समय से गुजरे हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ऐसे समय का अनुभव फिर कभी न हो। लेकिन तैयार रहना और तैयारी करना हमेशा अच्छा होता है। रॉकेट या बम गिरने के खतरे की चेतावनी देने वाले सायरन की आवाज बहुत ही विशिष्ट होती है। ये सायरन इस तरह सुनाई देता है: मैं तुरंत जाता था नीचे बंकर में और उधर अपना बैग लेके जाता। बैग एनी टाइम हमारा फिक्स रहता था, उसमें सामान मेरा रेडी रहता था। मैं अपना बैग उठाता था, नीचे चला जाता और हमारे 4-5 फ्रेंड थे, वो भी चले जाते थे मेरे साथ। और बाजू के जो रहने वाले थे वो भी इजराइल के ही रहने वाले थे। वो लोग हमें ध्यान दो, सायरन बजते ही तुरंत कार्रवाई करनी होगी। अगर आप मिन्गोनीत से बहुत कम दूरी पर हैं, अपने क्षेत्र के लिए होम फ्रंट कमांड के निर्देशों के अनुसार, जैसे 15 सेकंड, मिन्गोनीत की ओर दौड़ें और आश्रय लें। यदि शेल्टर दूर हो तो तुरंत किसी अंदरूनी स्थान पर जाओ, जैसे कि सीढ़ियों का क्षेत्र। सायरन बजने के बाद कम से कम 10 मिनट तक शेल्टर में ही रुको, फिर बाहर निकलो। इजराइल की सुरक्षा एजेंसी ने सभी नागरिकों के लिए एक शानदार वीडियो तैयार किया है। चलो इसे साथ में देखते हैं। בזמן ירי טילים, ההתראה עלולה לתפוס אותנו בחוץ. במקרה שכזה, יש להיכנס מיד למבנה קרוב. אבל מה אם אין מבנה? עם קבלת ההתראה, יש לשכב על הקרקע ולהגן באמצעות הידיים על הראש. אם בקרבת מקום ישנם תלולית או מחסה, יש לשכב מאחוריהם. בעת פגיעת רקטה בקרקע, הדף הפיצוץ עולה אל האוויר. מי שיושב או עומד, עלול להיפגע מרסיסים. מי ששוכב, מגן על עצמו, גם אם הטיל נוחת בקרבתו. אז כשאתם בשטח פתוח ונשמעת אזעקה, יישכבו על הבטן, הגנו על הראש, והמתינו 10 דקות. הנחיות פיקוד העורף, מצילות חיים. ये बहुत जरूरी है।
अपने मोबाइल फोन में पिकहा और एफ इजरायली होम फ्रंट कमांड ऐप डाउनलोड करो। इससे तुम्हें सीधा अपने फोन पर जानकारी और चेतावनियां मिलेंगी। अपने दोस्त के फोन का उपयोग करके QR कोड स्कैन करो। बस कैमरा खोलो, कोड पर निशाना लगाओ और लिंक पर क्लिक करो। इजराइल की जनसंख्या और आव्रजन प्राधिकरण आपातकालीन स्थितियों के लिए विभिन्न समाधान प्रदान करने के लिए तैयार है। विदेशी श्रमिक प्रबंधन के प्रमुख मोशे नकश इस बात पर जोर देते हैं कि आपातकाल के दौरान सभी क्षेत्रों में विदेशी श्रमिकों की जरूरतों पर उनका और उनकी टीम का विशेष ध्यान रहेगा। ניסינו לתת את כל המעטפת לאותם עובדים זרים שלא תמיד היה מי שדואג להם במדינת ישראל, אז אנחנו ניסינו לדאוג להם ודאגנו להם ועשינו כל מה שאנחנו יכולים בשביל לגרום להם להרגיש תחושת ביטחון כאן במדינת ישראל, ולמעשה התייחסנו אליהם כמו שצריך להתייחס לכל אדם, בין אם הוא עובד זר ובין אם לא, במדינת ישראל. जनसंख्या एवं आव्रजन प्राधिकरण में विदेशी श्रमिक प्रशासन इजरायल पहुंचने से लेकर यहां काम करने के दौरान श्रमिकों के साथ रहता है। दक्षिणी और उत्तरी इजरायल में युद्ध की शुरुआत के बाद से प्रशासन की टीमें अपने घरों से निकाले गए विदेशी श्रमिकों की सहायता के लिए बाहर गई है। समर्पित वेबिनार आयोजित किए गए हैं और कार्य परमिट में महत्वपूर्ण राहत दी गई है। इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी यहीं समाप्त होती है। अगले एपिसोड में मिलते हैं। यरूशलेम से शालोम।